नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले की 2 वीडियो बनाकर डाल रखी हैं। उसमें एक में फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन काल में बास्टिल के पतन के बारे में बताया, और दूसरे वीडियो में फ्रांस की समाज व्यवस्था जो कि स्टेट्स पर आधारित थी उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस की क्रांति के अन्य कारणों के बारे में बताने वाला हूँ। जो फ्रांस का जो राजा था वो माना जाता था कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी देवत्व का सिद्धांत जो था वो लागू होता था। तो इससे राजा जो था निरंकुश हो गया था, उसके ऊपर कोई नियंत्रण रखने वाली संस्था नहीं थी। और स्वेच्छाचारी राजा कहता था कि जो मेरी इच्छा वही कानून है, अलग से कानून के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई संस्था नहीं थी कानून बनाने के लिए, राजा की इच्छा ही कानून होती थी। ऊपर से जो लुई 16वां समय का शासक था वो बहुत ही अयोग्य साबित हुआ था। उसने अमेरिकी क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए कर्ज ले लिया था, पहले से ही राजा कर्ज में डूबा हुआ था। उधर शान और शौकत में कोई कमी नहीं आ रही थी। उसकी पत्नी के प्रभाव में था, और पत्नी भी बहुत फिजूल खर्च थी, उसको भी किसी से कोई जनता की जो दुख दर्द थे उससे भी राजा बेफिक्र था। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति के जो कारण है उसमें एक कारण हमारा होता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जो आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको नोट कर लेना अपने पास। मैंने संक्षेप में लिखा है आपके लिए ताकि आप नोट कर लो और इसका आपको फायदा मिले कि राजनीतिक कारण। लुई 16वां एक निरंकुश, स्वेच्छाचारी और अयोग्य शासक था। वह अपनी पत्नी के प्रभाव में था जो बहुत फिजूल खर्च थी। संक्षेप में मैंने आपको इतना लिखा। जब आप 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जब लिखोगे तो बहुत लंबा ना हो, इसलिए आपको बातें याद रहनी चाहिए। जो मेरा वीडियो देखोगे उससे आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो लिखने के में आप जितने शॉर्ट में लिखोगे कम शब्दों में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा तथ्य आ जाने चाहिए। इतना आप याद, अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ याद रहती है और तो उसको ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसके बाद जो था, अब राजा के ऊपर जो खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, राजकोष तो रिक्त हो गया था कर्ज लेकर के। उसके ऊपर जो कर्ज था उसका बोझ बढ़ता जा रहा था राजा के ऊपर। जिनसे राजा ने कर्ज लिया था वे लोग भी राजा के ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे कि राजा को कर्ज लौटाना के लिए बाध्य कर कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो कर्ज राजा को दिया था उसका ब्याज बढ़ा दिया। उन्होंने 10% तक राजा के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। तो राजा के ऊपर ये दबाव बढ़ा के जल्दी से जल्दी अगर वो कर्ज नहीं चुकाएगा तो राजकोष पे तो बहुत भार पड़ जाएगा। इसलिए राजा ने अपने वित्त मंत्री और अर्थशास्त्रियों से सलाह ली। तो उन्होंने पहले यही सलाह दी थी कि भाई राजा को चाहिए कि जो कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, इसके ऊपर भी कुछ कर लगाना चाहिए। लेकिन कुलीन और पादरी वर्ग ने इस बात को नहीं सहमति दी। तो राजा को क्या कहता, कर बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। तो दूसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में था क्रांति के समय फ्रांस का राजकोष रिक्त था। राजा पर 13 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था और कर चुकाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसलिए राजा नए कर लगाना चाहता था। अब जब नया टैक्स लगाएगा पैसा आएगा तो वो अपना जो कर्ज लौटा पाएगा। इस तरह से उसने मजबूर होकर कर बढ़ाने का निश्चय लिया, और इसके लिए उसने क्या करा, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। तो स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई राजा ने, तो फ्रांस का जो आपको बता चुका हूँ पहले कि समाज 3 वर्गों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट। पहले और दूसरे स्टेट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता था, सारा टैक्स थर्ड स्टेट्स पर लगता था, जिसको जनसामान्य वर्ग भी कहते थे। तो इसमें छोटे व्यापारी, दुकानदार, नौकरी पेशा लोग, वकील, डॉक्टर, इस तरह के लोग आते थे। कुछ लोग छोटे छोटे किसान थे, बाकी भूमिहीन मजदूर, दास और ऐसे लोग थे जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो फ्रांस की सामाजिक जो स्थिति थी, ऐसे में जो करों का प्रस्ताव लाया गया तो इससे जनता बहुत असंतुष्ट हो गई और उसने क्रांति के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक कारण और लेते हैं, सामाजिक कारण। ठीक है बच्चों, तो तीसरा कारण बनता है हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या आएगा, फ्रांस का समाज 3 वर्गों
बटा था इसमें तीसरे स्टेट्स को ही कर देना पड़ता था। इनकी जनसंख्या 90% थी और संपत्ति 40% थी, यानी कि इनके ऊपर कम आर्थिक संसाधन कम थे, लेकिन सारे कर देने के लिए इनके ऊपर बोझ होता था। तो इसलिए क्या था, पहले से ही करों के बोझ तले दबी थी। जो संपत्ति थी, यह वर्ग पहले से ही करों के बोझ तले दबा था और अधिक करों के प्रस्ताव ने इसे क्रांति के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले से ये जो वर्ग था बहुत ज़्यादा पीड़ित था, इसी को टैक्स देना पड़ता था, पैसे कम थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, कई बार इसी बीच में वहाँ पे अकाल भी पड़े थे, तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, ये सब पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसलिए ये लोग और टैक्स के लिए तैयार नहीं थे और ये मजबूर हो गए थे कि वो राजा के खिलाफ उन्होंने क्रांति कर दी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता है, दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक विचारकों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था। जो सामाजिक दशाएं थी, आर्थिक दशाएं थी, राजनीतिक कारण थे, उन सब के ऊपर हम बात कर चुके और क्रांति संभव हो गई। लेकिन अचानक ये क्रांति हुई ऐसा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि पहले से फ्रांस की पृष्ठभूमि क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। इसमें वहाँ के दार्शनिकों का बड़ा योगदान था, जिसमें रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, जॉन लॉक, ये सब एक बहुत लंबी श्रृंखला थी दार्शनिकों की, जिन्होंने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से परेशान होकर के जो जनता की दुर्दशा थी उसको ठीक करने के लिए राज्य की एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करते थे जो कि लोकतंत्र पर आधारित थी। काफ़ी कुछ इसके ऊपर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें से जो रूसो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था इनमें, और नेपोलियन बोनापार्ट जो क्रांति के बाद फ्रांस का एक तानाशाही बन गया था, उसने कहा था कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। लेकिन खाली ऐसा नहीं है, जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। लेकिन जो रूसो था उसने क्रांति के बाद हमने देखा कि जो वहाँ पे लोकतंत्र वाली व्यवस्था आई, संवैधानिक व्यवस्था आई, उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों की बात की गई। तो ये सारी बातें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रूसो ने एक बुक लिखी थी, उस बुक में उसने इसकी चर्चा की थी। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू भी बड़ा प्रमुख दार्शनिक था, और मॉन्टेस्क्यू जो था, मॉन्टेस्क्यू कहा करता था कि जो राजा की निरंकुशता को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करे। अगर इन तीनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो जाएगा, चाहे वो राजा हो या कोई तानाशाह हो, तो वो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, मनमानी करने लगेगा। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने भी ये एक व्यवस्था दी थी जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की, जो आगे चल करके फ्रांसी संविधान के द्वारा मान्य की गई और उसे फ्रांस में गणतंत्र के साथ लागू किया गया। इसके अलावा
जो राजा के दैवित्व के सिद्धांत थे, जिसमें कि राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसके बारे में भी खंडन किया गया। जॉन लॉक ऐसा करने वाले प्रमुख दार्शनिक थे। थॉमस पैन अमेरिका की क्रांति में भाग ले चुके थे। उनके दार्शनिक विचारों का, राजनीतिक विचारों का बड़ा प्रभाव फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलता है। वे राजा को नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि राजा नहीं होना चाहिए और जनता का ही शासन होना चाहिए था। इस तरह के दार्शनिक विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए आधारशिला या भूमिका तैयार की थी। तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। जो आप नोट्स बनाओगे उसमें इन बातों को संक्षेप में लिखना है, क्योंकि जो बातें हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक आपका प्रश्न आया तो उसमें संक्षेप में लिखना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैंने आपको ये सुविधा वही लिखा है कि दार्शनिकों का प्रभाव वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं सार्वभौमिकता की बात कही, लोकतंत्र का समर्थन किया तथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में शक्तियों के पृथक्करण की बात कही। तो दो प्रमुख चीज़ें आपको कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नोट कर लेना कि रूसो ने जो बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जाता है। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब कानून की आत्मा, यानी ये चाहता था कि राज्य हो कानून के हिसाब से। ठीक है, ये इन दोनों की बुक है, दो महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक हैं। तो इस तरह से इनकी बात आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं एक अन्य कारण है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको बता दूं कि इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में आपका ये आ जाएगा बास्तिल का पतन। ठीक है, बास्तिल का पतन। बास्तिल का किला जो था पेरिस में था और वो राजा के आतंक का प्रतीक माना जाता था। वहाँ पे राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। जब क्रांति शुरू हुई तो उस समय क्रांतिकारियों ने हथियार प्राप्त करने के लिए सरकारी भवनों इमारतों में धावा बोलना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने जो बास्तिल का किला था, बास्तिल के किले में भी हमला किया। किले को तोड़ दिया गया, जनता बहुत सारी थी और उसमें हथियार लूट लिए गए, दुर्गरक्षकों को मार दिया गया और जो कैदी थे, 6-7 कैदी रहे हुए, ज़्यादा नहीं थे, तो उनको आज़ाद करा लिया। तो इस तरह से बास्तिल का जो पतन था ये हुआ 14 जुलाई को 1789। यही इसी को ही क्रांति की शुरुआत माना जाता है और इसीलिए बाद में याद रखने के लिए इस ऐतिहासिक दिन को, इसे फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाता है, उसका स्वाधीनता दिवस भी इसको मनाया जाता है। तो इस तरह से जो 14 जुलाई है इसका फ्रांस के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है बच्चों, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के पतन के साथ क्रांति आरंभ हुई और अंत में 1791 में फ्रांस का संविधान बना। 1792 में लुई सोल्वे ने फिर से फ्रांस और प्रुशिया और ऑस्ट्रिया से अपनी मदद मांगने की कोशिश करी, षड्यंत्र करना चाहता था, फिर से वो अपना स्वेच्छाचारी बनना चाहता था, इसलिए उसको कैद कर लिया गया, उसका मुकदमा चलाया गया और 1793 में उसको गिलोटिन के द्वारा फांसी दे दी गई। इस तरह से ये क्रांति का समापन जो हुआ वो राजा की मृत्यु के साथ, ठीक है, के साथ आरंभ हुई और 1793 ईस्वी में लुई सोल्वे को फांसी दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फ्रांस जो था संवैधानिक
गणतंत्र बन गया। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसके मैंने आपको राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, दार्शनिकों का प्रभाव या दार्शनिक कारण और उसके बाद तात्कालिक कारण, ये सब एक साथ बताया आपको, ताकि जब आपसे ये पूछा जाए प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण है तो एक साथ इनका आप जवाब लिखने में सुविधा हो। और इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में भी आपको बोर्ड पर संक्षेप में लिखकर बताया कि किस तरह से आपको लिखना है। अगर आप अगर समझने के लिए आप वीडियो देखना, इसमें आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। और इस क्रम को मैं आगे जारी रखूँगा, लेसन लंबा है। इसके बाद जो फ्रांस में जो डायरेक्टरी का शासन आता है, किस तरह से आतंक का राज वहाँ पे होता है, महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या किया गया, और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह से प्रशासनिक सुधार किए, इन सब की चर्चा जारी रहेगी अगली वीडियो में। तब मैं आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों, फिर अगली वीडियो देखना। थैंक यू।